हेलो एवरीवन, हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे या किसी अदर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बाबू। देखो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। तो इलेक्ट्रिक जो है इस वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, डाई का मतलब दो और पोल का मतलब पोलैरिटी। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो एक अरेंजमेंट है। क्लियर? इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो क्या है, एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट? तो दो चार्ज का अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट? तो दो इक्वल और अपोजिट, है ना, इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्ज का अरेंजमेंट है। यानी कि उस दोनों चार्ज को हम लोग कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखते हैं, उसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये चार्ज कितना Q, ये भी चार्ज कितना Q, ये माइनस है तो ये प्लस है, मतलब एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। तो दो इक्वल और अपोजिट नेचर का चार्ज है वहाँ पे, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस ऑलरेडी बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ऑलरेडी दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, तो दोनों बहुत ज़्यादा दूर एक दूसरे से नहीं रह सकते। तो यहाँ पर बीच का जो डिस्टेंस है 2D, है ना, हमने डिस्टेंस को 2D माना है। आप चाहें तो X, Y, R कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने 2D इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि जब हम डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे किसी अदर पॉइंट पे, तो वहाँ पर जो आपका डेरिवेशन होगा उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। तो देखो, कोई भी चीज़ का मूवमेंट निकालना हो, फिजिक्स में हमने आपको बता रखा है कि किसी भी चीज़ का मूवमेंट निकालना हो, आप क्या करेंगे, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपका काम है उस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देने का, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब जरा समझो कि डिस्टेंस से मल्टीप्लाई तो आप कर देंगे, तो जरा समझेंगे कि यहाँ जो डायपोल है, इस डायपोल के पास क्या है, तो चार्ज है और डिस्टेंस है, या फिर बोल सकते हैं कि इस डायपोल का लेंथ है। ठीक है, ये जो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है 2D, यही डायपोल का लेंथ है। क्लियर? अगर आपको मूवमेंट फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल का मूवमेंट फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अपने पास डायपोल में डिस्टेंस है 2D, अगर हमको इस 2D से मल्टीप्लाई ही करना है, तो अब डायपोल के पास क्या बचा, तो डायपोल के पास अब बचा है सिर्फ चार्ज। क्लियर? डायपोल के पास क्या बचा है, सिर्फ चार्ज। इसका मतलब साफ है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है वो प्रोडक्ट है, वो मल्टीप्लिकेशन है किसका, तो डायपोल के एक चार्ज का, दोनों में से कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड आप पकड़ लीजिए, दोनों का सेम है इसीलिए। क्लियर? तो दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और जो डायपोल का लेंथ है या दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका ये प्रोडक्ट है, उसका ये मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ चार्ज ऑफ डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम और लेंथ ऑफ डायपोल। क्लियर? नेक्स्ट जो है, डायपोल मूवमेंट को किससे डिनोट करते हैं, P से। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ देखो, P बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ डायपोल इनटू लेंथ ऑफ डायपोल। तो चार्ज का, है ना, यहाँ जो डायपोल में जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है Q, और लेंथ कितना है 2D, तो Q इंटू 2D। तो चार्ज का यूनिट होता है कुलम्ब और डिस्टेंस का या लेंथ का यूनिट होगा मीटर, तो कुलम्ब मीटर इसका SI यूनिट हो जाएगा। ठीक है, CGS यूनिट इसका होता है डिबाई, और ये 1 डिबाई इक्वल टू होता है 3.3 इंटू 10⁻³ कुलम्ब मीटर। ये सब जो यूनिट है, ये सब यूनिट आपको बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बाबू। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये सब चीज़ें पूछी जाती है। अगर डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल लेंगे Q इंटू 2D करके, लेकिन इसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन होगा, इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यानी कि डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है बाबू, वो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये रहा P वेक्टर। क्लियर? तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट जो इसमें
नेक्स्ट पार्ट में अभी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर कितनी होती है। क्लियर, स्टार्ट करते हो। चलिए बाबू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं डायपोल के कारण। देखिए, डायपोल के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी पॉइंट पर तो 3 कंडीशन होता है, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, और एनी पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है जो पॉइंट होगा वो डायपोल के एक्सिस पर होगा। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो पॉइंट डायपोल के परपेंडिकुलर होगा सॉरी, परपेंडिकुलर होगा। और एनी पॉइंट का मतलब होता है ये 2 कंडीशन छोड़ के पॉइंट ना तो डायपोल के एक्सिस पर होगा ना ही परपेंडिकुलर होगा, वह कहीं और पॉइंट होगा। क्लियर, चलिए पहला कंडीशन, एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी डायपोल के कारण वो देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये जो डायपोल है, डायपोल जो है सो 2 इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज का अरेंजमेंट है। तो ये रहा -q, ये रहा +q, और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है 2d, ठीक है। अगर ये डायपोल है तो डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना होगा, तो डायपोल मोमेंट हो जाएगा P बराबर चार्ज इंटू डिस्टेंस, यानी कि q इंटू 2d। क्लियर, डायपोल के मिड पॉइंट से, डायपोल के मिड पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमने ले लिया डायपोल के एक्सिस पर। डायपोल के ही एक्सिस पर हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया है P। इस P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं डायपोल के कारण। क्लियर, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो डायपोल के सेंटर से, डायपोल के मिड पॉइंट से कितना है, r। डायपोल के मिड पॉइंट से कितना है, r है, ठीक है। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है बाबू, सबसे पहले आप वहाँ पर +1 कूलम चार्ज रख दीजिए, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए। यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव मतलब प्लस, चार्ज के लिए कूलम, ठीक है। इसी को टेस्ट चार्ज भी बोला जाता है, इसी को टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। ये चार्ज रख देते हैं ताकि हमको पता चले कि बाकी दोनों चार्ज के कारण, डायपोल के दोनों चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा है, रिपल्सन का है, अट्रैक्शन का है, किस तरह का है, वो देख पाएंगे हम लोग। चलिए, तो यहाँ देखो, डायपोल के मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस है r। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d, ये भी हो जाएगा d, है ना, ये हो जाएगा d। मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, तो ये d, तो ये भी d। अगर ये d है, देखिए ये रहा d और ये रहा d, तो डायपोल का पॉजिटिव चार्ज से अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो कितना होगा, r में से d घटा दीजिए, r माइनस d, और निगेटिव से निकालना है तो d ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो r प्लस d। क्लियर, मान लेते हैं बाबू, यहाँ समझिएगा, कोई पॉइंट चार्ज है यहाँ पर q, और इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है p। इस पॉइंट पर आप इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, क्या होता है, KQ/R²। क्लियर, KQ/R², जब यहाँ पर कि P पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ देखेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस P पे कैसा लगाएगा, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, तो E+ उधर, रिपल्सन मतलब अपने से दूर, और ये माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में। क्लियर है, तो ये जो E+ है और ये जो E- है, ये दोनों एंटी पैरेलल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर 2 वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं तो उनका कुछ रिजल्टेंट भी आएगा, और जब 2 वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो दोनों को सीधा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर, दोनों को सीधा क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर दोनों 2 वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है या 2 वेक्टर एंटी पैरेलल हैं तब। क्लियर, तो ये E+ का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P, है ना, और E- का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू निगेटिव चार्ज। E+ का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पे कितना है पॉजिटिव चार्ज के कारण, और E- का मतलब हुआ कितना है निगेटिव चार्ज के कारण। तो अगर यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो आप E नेट बराबर E+ प्लस E-। यहाँ देखोगे, ये जो E+ है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसको प्लस कंसीडर कर लीजिए, और ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसको माइनस कंसीडर कर लो, ठीक है। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो E+, दोनों वेक्टर को हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस माइनस E-, मतलब
ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। ऐसे भी हमने सीखा है कि अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो और तब उसका रिजल्टेंट निकालना हो तो दोनों को सीधा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाबू, तो वही किए कर दिए। ई प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये रहा पॉजिटिव चार्ज क्यू, तो ये रहा के क्यू, फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये जो आर है वो चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो के क्यू बाई पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना, आर माइनस डी, तो आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस ई माइनस का मतलब निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो के क्यू बट्टा निगेटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना है, आर प्लस डी, तो आर प्लस डी का होल स्क्वायर। के क्यू को कॉमन ले लेंगे तो 1 आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1 आर प्लस डी का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। एलसीएम ले लो बाबू, यहाँ देखिएगा, यहाँ के बाद यहाँ के क्यू कॉमन ले लिए पहले से, और ये एलसीएम ले रखे हैं आर माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एलसीएम जब लोगे तो ये आर माइनस डी के होल स्क्वायर से आर माइनस डी का होल स्क्वायर कैंसिल, बचेगा आर प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू 1, तो यहाँ आ जाएगा आर प्लस डी का होल स्क्वायर। उसी तरह से ये वहाँ चला जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर खोल दीजिए, आर प्लस डी का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2dr माइनस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2dr, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, आर माइनस डी का होल स्क्वायर और आर प्लस डी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में है और दोनों पर स्क्वायर है, तो हम दोनों को कॉमन मल्टीप्लाई करके और कॉमन स्क्वायर दे दिए। मतलब जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा होता है बाबू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो आप इसको चाहें तो एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वही काम किए हैं। यहाँ पर हमने आर माइनस डी इंटू आर प्लस डी को साथ में लेकर के और पूरे पर एक बार स्क्वायर दे दिए। अब इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये डी स्क्वायर माइनस हो जाएगा और ये माइनस 2dr प्लस 2dr हो जाएगा। क्लियर? यहाँ देखो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2dr, फिर माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2dr। तो ये आर स्क्वायर डी स्क्वायर ये दोनों प्लस में था और यहाँ ये दोनों माइनस में था, तो कैंसिल हो गया। 2dr इंटू 2dr 4dr हो गया बाबू, ठीक है। और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इस 4dr को 2d इंटू 2r लिख लिए, 4dr को 2d इंटू 2r लिख दिए हैं। तो q इंटू 2d ये तो डायपोल मूवमेंट था p, q इंटू 2d ये तो डायपोल मूवमेंट था p, तो 2kpr 2kpr बट्टा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना जब आप d को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं r की तुलना में। क्लियर? जब आप d को व्हेन d इज नॉट नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन विथ आर के कंपैरिजन में जब आप डी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो उस कंडीशन में जो है वो आप क्या करेंगे, तो उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे 2kpr बट्टा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? और अगर आपका डी बहुत छोटा है आर के तुलना में तो डी स्क्वायर और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, है ना। डी स्क्वायर और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा और भी ज़्यादा छोटा हो गया। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आर की वैल्यू आपने ले ली 2 और डी की वैल्यू आपने ले ली 7, तो ऑब्वियसली सॉरी डी की आर की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू आपने ले ली 2, तो ऑब्वियसली बात है डी जो है छोटा है, गैप कितना का है अभी 5 का। अगर स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करने पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू 49 और ये हो जाएगा 4, तो जो गैप पहले 5 का था वो अब 45 का हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, और भी छोटी हो जाएगी। और अगर बहुत छोटी वैल्यू है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करिएगा, है ना। डी स्क्वायर अगर बहुत छोटा है आर स्क्वायर से, उसको सब्ट्रैक्ट करने पर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर करने पर आर स्क्वायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ही रह जाएगा और आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा आर के पावर 4, तो ये आर इसको कैंसिल करेगा तो बनेगा फॉर्मूला 2kp/r³। तो ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब आप डी को आर के तुलना में नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और ये तब यूज करेंगे जब आप डी को आर के तुलना में नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से हमने ओवरऑल ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, डायपोल के कारण
जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एक्सियल कंडीशन पे, EA मतलब एक्सियल कंडीशन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, R क्यूब, है ना, डिस्टेंस के क्यूब का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जैसे जैसे पॉइंट दूर जाता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू घटती चली जाएगी, और जब पॉइंट इन्फिनाइट पे पहुंच जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। जब पॉइंट इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बाबू इक्वेटोरियल पॉइंट। चलिए यहाँ देखिएगा, एक्सियल पॉइंट पे हमने क्या देखा अभी, तो एक्सियल पॉइंट पे हमने देखा बाबू कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, है ना, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डायपोल। क्लियर। डायपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर वो पॉइंट था जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, वो ये रहा। इस R डिस्टेंस पर ये पॉइंट था, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, एक्सियल पॉइंट है ये, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ जो है सो डिस्टेंस का। ठीक है। अच्छा, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया वो किधर आया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई, 2 kp/r क्यूब, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। डायपोल मूवमेंट निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो वो भी इधर ही है, यानी कि दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई 2 kp/r क्यूब, जो कि पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव एक्सिस की तरफ पॉजिटिव कंसीडर किया था, E प्लस के डायरेक्शन में, तो उधर हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये जो डायपोल मूवमेंट है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो इसका ये वेक्टर भी उधर ही है, तो दोनों वेक्टर पैरेलल हुआ, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इस पर JEE मेन में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है। नीट का विजय रथ वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें हम लोग क्वेश्चन का सीरीज अपलोड किए जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है ना, सारा क्वेश्चन अपलोड होगा, पूरा JEE मेन नीट वगैरह का जितना भी प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है और भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स उसमें अपलोड किए जाएंगे, तो वहाँ पर हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कराएंगे, है ना। टॉपिक वाइज अपलोड हो रहा है क्वेश्चन वहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल का हमने यहाँ पर आपको थ्योरी पढ़ाया, वहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब यहाँ देखो एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो ये रहा आपका, मान लीजिए कि जो जैसे इस पॉइंट में एक्सियल में क्या कर रहे थे, डायपोल के मिड पॉइंट से पॉइंट जो है वो डायपोल के एक्सिस पर था R डिस्टेंस पर, उसी तरह यहाँ पर क्या है कि डायपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस परपेंडिकुलर ऊपर के तरफ ये पॉइंट है। क्लियर है। ये रहा पॉइंट P, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस डायपोल के कारण, तो इस पॉइंट पे +1 कूलम चार्ज पहले रखना पड़ेगा, है ना। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो सबसे पहले वहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिए, वो हमने रख दिया। ये जो B पॉइंट है जिस पर कि +Q है, इस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पे डायपोल के दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। अब अट्रैक्शन का आएगा कि रिपल्सन का आएगा वो देखना है, तो देखने के लिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए, हमने इसको ही मिला दिया। देखो अट्रैक्शन का फोर्स हो चाहे रिपल्सन का फोर्स हो, कहाँ लगता है, तो दोनों पॉइंट को या दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन पर लगता है। ठीक है, तो हमने इसको इस पे मिला दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसी लाइन के अलोंग रिपल्सन का फोर्स लगेगा, यानी कि B पॉइंट का चार्ज इसको आगे की तरफ भेजेगा, रिपेल करेगा, तो E+, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि निगेटिव है। ठीक है, तो E+ का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और E- का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू निगेटिव चार्ज। यहाँ का जो एंगल है, अब यह समझिएगा, ये जो डिस्टेंस है ये मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस D, और ये भी डिस्टेंस कितना D, ये डिस्टेंस D और ये भी डिस्टेंस कितना D, और ये R, तो दो साइड बराबर हो रहा है, D और R दोनों ट्रायंगल में दो साइड बराबर है, तो यहाँ का एंगल थीटा, तो यहाँ का एंगल भी थीटा ही बनेगा। क्लियर। तो यहाँ से हमने दो ट्रायंगल अलग कर दिया। पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस के बराबर √r² + d², क्योंकि ये जो P से B का लेंथ है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। उसी तरह ये जो AP वाला ये जो ट्रायंगल है, इस साइड वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो O पॉइंट मान सकते हैं। तो ये जो APO ट्रायंगल है, इसमें भी जो निगेटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा √r² + d²। क्लियर है। अब यहाँ देखो,
अगर हमको दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, उससे पहले एक बात और समझ लीजिए, यहाँ का एंगल थीटा, यहाँ का एंगल थीटा, तो यहाँ पर P पॉइंट पे हम ये देख रहे हैं कि दो वेक्टर है, एगो E प्लस एगो E माइनस, है ना। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 2 थीटा। कहाँ से आया 2 थीटा, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। त्रिभुज के बाहर का कोण, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज के बाहर का कोण अंदर के दो कोण के जोड़ के बराबर होता है। तो ये रहा थीटा और ये भी रहा थीटा, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, इसीलिए बाहर का कोण कितना है, 2 थीटा। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा। जब दो वेक्टर, आपने पढ़ा होगा 11th में वेक्टर चैप्टर में, मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट होता था आर, उसका फॉर्मूला होता था √r² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ दोनों बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा है, तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट यहाँ से निकलेगा। और रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में निकलेगा, तो रिजल्टेंट इस बीच में से निकलेगा, इस डायरेक्शन में। ऑब्वियस सी बात है, दोनों वेक्टर इस साइड में है, तो रिजल्टेंट भी इसी साइड में आने वाला है। और दोनों वेक्टर का टेल एक जगह मिल रहा है, तो रिजल्टेंट भी यहीं से स्टार्ट होगा, है ना। जब दो वेक्टर का टेल एक जगह मिल रहा हो तो रिजल्टेंट वहीं से स्टार्ट होता है और उसी दोनों वेक्टर के बीच में होता है, तो यहीं पर है। क्लियर है। अब देखो E प्लस निकालना है बाबू, तो क्या होगा E प्लस के लिए KQ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालना है, तो पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो √r² + d² का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो KQ/r² + d²। ठीक है। निगेटिव के कारण निकालना है, ये रहा निगेटिव चार्ज, तो KQ और निगेटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस, वो भी √r² + d², उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, काहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फंडामेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/r²। तो ये स्क्वायर इस रूट को हटा देगा, तो r² + d²। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि E प्लस और E माइनस दोनों ही बराबर है, तो क्यों ना इसको हम एगो E मान लें। जब दोनों सेम है तो इसको एगो कांस्टेंट मान लेते हैं, E मान लेते हैं। ठीक है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, तो फॉर्मूला पढ़े R √a² + b² + 2ab cos थीटा, यही पढ़े। तो इसी R के जगह, रिजल्टेंट के जगह यहाँ क्या है, E नेट है, A के जगह E प्लस, B के जगह E माइनस, और या जो दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता था वो अभी 2 थीटा है। बस उठा के वैल्यू पुट कर दीजिए, तो E प्लस का स्क्वायर + E माइनस का स्क्वायर + 2 × E प्लस × E माइनस × cos 2 थीटा। आप जान रहे हैं कि E प्लस हो चाहे E माइनस हो, दोनों आपस में बराबर है और दोनों की वैल्यू E के बराबर है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे E, तो E² + E² + 2E × cos 2 थीटा। ये दोनों E² मिलके 2E², और यहाँ पर भी 2E² है, तो 2E² को कॉमन ले लेंगे तो 1 + cos 2 थीटा आ जाएगा। और ये जो 1 + cos 2 थीटा होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा, 2 cos² थीटा। तो यहाँ से 2 गो 2 में से एगो 2 बाहर, E² में से E बाहर, cos² में से cos बाहर। 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा, और 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin² थीटा। ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो 2 × E × cos थीटा, E का वैल्यू कितना, तो E का वैल्यू या तो E प्लस या E माइनस, दोनों के बराबर है, दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम ले लीजिए 2 × E का वैल्यू KQ/r² + d²। cos थीटा कहाँ से आएगा, तो बेस बट्टा हाइपोटेनस, यानी कि d/√r² + d²। ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ r² + d² के पावर में r² + d² जो है, इसके पूरा के पावर में अगर देखें तो क्या है, कुछ नहीं है, 1 है ना। और यहाँ r² + d² के पावर में स्क्वायर रूट है, यानी कि 1/2 है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगा, है ना। तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, है ना। तो Q 2 × D, 2D अपॉन r² + d² के पावर 3/2, और Q × 2D को आप डायपोल मूवमेंट बोल रहे हैं, कितना, P, तो KP/r² + d² के पावर 3/2। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल तब करना जब तुम्हारा D जो है वो नेगलेक्ट करने लायक नहीं है, किसके तुलना में, R के तुलना में। क्लियर। जब आपका D नेगलेक्ट करने लायक नहीं है, किसकी तुलना में, R की तुलना में, तब हम उस फॉर्मूला का डायरेक्ट इस्तेमाल
करेंगे। क्लियर है? चलिए आइए बाबू, यहाँ देखते हैं हमने इक्वेटोरियल पर अभी जो फार्मूला पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि ई नेट बराबर KP अपॉन R² प्लस D² के पावर 3/2 है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब आप D को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते R के कंपैरिजन में। अगर आपका D बहुत छोटा है R से तो D² करने पे और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। हमने एक्सियल पॉइंट में भी देखा था, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो उसमें हम R² में से D² को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो भी R² को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ ऐड करने पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लगभग ये R² प्लस D² R² ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे R² प्लस D² के जगह पे R² और उसके पावर में 3/2। R² प्लस D² के जगह पर लिख देंगे R² और उसके पावर में 3/2। तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा बाबू, है ना, पावर कट जाएंगे ना, इस तरीके से होता है ना, पावर कैंसिल हो जाएगा ना, R के पावर 2 इंटू 3/2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया R3, यानी कि KP अपॉन R3। मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? पॉइंट का डिस्टेंस। कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। किसके कारण? डायपोल के कारण। क्लियर है? अच्छा, इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग किधर देखे थे? लेफ्ट साइड, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ये था डायपोल, है ना, ये था डायपोल। तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायपोल मूवमेंट उधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर और डायपोल मूवमेंट उधर। तो दो वेक्टर एंटी पैरेलल, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री। एक्सियल पॉइंट पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायपोल मूवमेंट के ही डायरेक्शन में है, डायपोल मूवमेंट के ही एक्सिस पर है। क्लियर? और इसमें हम ये देख रहे हैं इक्वेटोरियल में कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? डायपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना, एंटी पैरेलल है। समझ गए? अच्छा, अब यहाँ एट एनी पॉइंट, किसी अदर पॉइंट पे देखते हैं बाबू तो क्या होगा। यहाँ देखिएगा, ये रहा -q, ये रहा +q और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2d। ये डायपोल है। ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वहाँ +1 कूलम चार्ज रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज रखेंगे। ये पॉइंट ना तो डायपोल के एक्सिस पर है ना ही डायपोल के परपेंडिकुलर है, ये किसी अदर एंगल पर है। ठीक है, कोई बात नहीं, थीटा अभी भी। लेकिन हम एक्सियल में भी क्या किए थे? तो डायपोल के मिड पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस r लिए थे। इक्वेटोरियल में भी डायपोल के मिड पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस r लिए थे। यहाँ पर भी हम लोग डायपोल के मिड पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस r ही लेंगे। अच्छा, डायपोल मूवमेंट किधर होता है? तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये एक वेक्टर होगा। डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ एक वेक्टर दिख रहा है हमको, ये रहा वेक्टर। इस वेक्टर में जरा सोचो। अब एक बात बताइए, ये पहले मान के चलिए कि ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, हमने इसको टिल्ट कर दिया, थोड़ा तिरछा कर दिए, तो अभी भी ये आपका एक्स और ये वाई है, क्योंकि दोनों एक्सिस साथ में घूमा है तो दोनों के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये रहा एक वेक्टर, उसका ये एक एक्सिस हो गया, यानी कि इस वाले को मान ले रहे हैं एक्स एक्सिस और इस वाले को कंसीडर कर ले रहे हैं वाई एक्सिस। मान सकते हैं? तो एक वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, एक कॉस थीटा दूसरा साइन थीटा। तो जिस एक्सिस के साथ एंगल गिवन है, ये डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ, तो इसको एक वेक्टर कंसीडर कर लीजिए। ये वाला एक वेक्टर है, इस वेक्टर का इस एक्सिस के साथ, इस वेक्टर का इस एक्सिस के साथ एंगल दिया है थीटा। तो जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होता है उस कंपोनेंट में कॉस लगाते हैं और दूसरे कंपोनेंट में साइन लगाते हैं। तो इस एक्सिस के साथ एंगल दिया है, तो इस वेक्टर का, है ना, इस वेक्टर का इधर जो कंपोनेंट आएगा, समझिएगा ध्यान से, इस वेक्टर का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा p cos थीटा, क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है p एंगल थीटा। तो p cos थीटा x डायरेक्शन में और इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा? p sin थीटा। दो कंपोनेंट आते हैं, एक इस डायरेक्शन में आया तो दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आया। कितना आया? p sin थीटा। अब हम ये देख रहे हैं कि जो मेरा P पॉइंट था, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, वो पॉइंट इस P cos थीटा के एक्सिस पर ही आ गया।
जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था वो पॉइंट P cos थीटा के एक्सिस पर ही आ गया। तो इसका मतलब P cos थीटा जो है वो एक्सियल डाइपोल मूवमेंट है, और जो ये P sin थीटा है इसके परपेंडिकुलर ये पॉइंट आया है, तो P sin थीटा इक्वेटोरियल डाइपोल मूवमेंट है। अब हम ये भी देखे थे कि एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में होती है। पहले हमारे पास एगो डाइपोल मूवमेंट था P, अब उसका हम दो टुकड़ा कर चुके हैं, एगो P cos थीटा, एगो P sin थीटा। और P cos थीटा वाला एक्सियल डाइपोल मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि इसी P cos थीटा के एक्सिस पर ये पॉइंट है। और P sin थीटा वाला इक्वेटोरियल डाइपोल मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि इसी P sin थीटा के परपेंडिकुलर ये पॉइंट है। डिस्टेंस वही है r, डिस्टेंस वही है r। तो हमने ये देखा कि एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में EA यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल डाइपोल मूवमेंट, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट। और यहाँ पे जो होगा हमने अभी जस्ट देखा है कि डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो यहाँ पर वही हो रहा है, डाइपोल मूवमेंट नीचे के तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सीधा ऊपर के तरफ, दोनों एंटी पैरेलल है। यानी कि इस P पॉइंट पे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था वहाँ पर एगो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर के तरफ इधर है ना, और इक्वेटोरियल वाला इधर, यानी कि ये x एक्सिस पर, ये y एक्सिस पर। तो क्या दोनों परपेंडिकुलर है? P पॉइंट पे एगो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और एगो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। एक्सियल वाला आया एक्सियल डाइपोल मूवमेंट के कारण, इक्वेटोरियल वाला आया इक्वेटोरियल डाइपोल मूवमेंट के कारण, और दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो क्या दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। और दो वेक्टर का कभी भी अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो उसका सिंपल सा तरीका होता है बाबू, दोनों वेक्टर को स्क्वायर कर दीजिए, मैग्नीट्यूड को ऐड कर दीजिए और स्क्वायर रूट कर दीजिए। अगर वेक्टर A और वेक्टर B अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो A का स्क्वायर B का स्क्वायर दोनों को ऐड, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और स्क्वायर रूट। क्लियर? अब ये जो EA है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल डाइपोल मूवमेंट, हमने फार्मूला क्या पढ़ा था? एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या पढ़े थे? तो 2kp/r³। तो उस वक्त डाइपोल मूवमेंट P हुआ करता था, अब डाइपोल मूवमेंट P cos थीटा है तो 2kp cos थीटा/r³। एक्सियल वाले में फॉर्मूला था 2kp/r³, तो उस वक्त डाइपोल मूवमेंट सिर्फ P था, अब डाइपोल मूवमेंट P cos थीटा है तो 2kp cos थीटा/r³। उसी तरह से इक्वेटोरियल वाला निकाल लेंगे। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? तो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला आपके सामने है kp/r³। तो डाइपोल मूवमेंट P था, अब डाइपोल मूवमेंट P sin थीटा है तो kp sin थीटा/r³ हो जाएगा। क्लियर? देखते हैं इसको। अब यहाँ देखिएगा बाबू, एक्सियल पॉइंट पे आ गया 2kp cos थीटा/r³, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ गया kp sin थीटा/r³, और हम देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट। एक्सियल का 2kp cos थीटा/r³ का होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा/r³ का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान से देखना, kp/r³ का होल स्क्वायर, kp/r³ का होल स्क्वायर दोनों में है, kp/r³ का होल स्क्वायर प्लस kp/r³ का होल स्क्वायर दोनों में है, तो कॉमन ले लिए, kp/r³ का होल स्क्वायर बाहर कर दिए। क्या बचा इसके पास? इसके पास बचा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, उसका स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर 4, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस इसके पास क्या बचा? sin थीटा, इसका स्क्वायर करो sin स्क्वायर थीटा। ये जो स्क्वायर है मल्टीप्लाई में है ना, तो ये जो स्क्वायर है वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो kp/r³ रूट से बाहर आ गया। 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना, अब प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके हो गया 1। तो इक्वेटोरियल कंडीशन, एक्सियल कंडीशन हमने देखा, और अब हम देख रहे हैं एनी पॉइंट। तो एनी पॉइंट पे फॉर्मूला आ गया kp/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा।
एक्सियल पॉइंट पे आया था 2 kp बट्टा आर क्यूब, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आया था आपको kp बट्टा आर क्यूब, और एनी पॉइंट पे आ गया kp बाई आर क्यूब इंटू अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? चलिए बाबू यहाँ देखिएगा डायरेक्शन। देखो एक्सियल पॉइंट पे हमने देखा कि जिधर आपका डायपोल मूवमेंट होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता था, तो दोनों के बीच का जो एंगल था वो 0 डिग्री आया। इक्वेटोरियल पॉइंट में हमने देखा कि जिधर डायपोल मूवमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री आया, एंटी पैरेलल। अब यहाँ क्या होगा एनी पॉइंट पे, तो ये रहा दो वेक्टर, एक्सियल वाला और इक्वेटोरियल वाला, रिजल्टेंट बीच में से निकला। तो रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं कि अल्फा एंगल बना रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो ये अगर इक्वेटोरियल वेक्टर है, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला वेक्टर है, तो इसी के पैरेलल में ये भी है। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, तो इसी के पैरेलल में ये भी है। तो अगर ये है इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, तो इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। तो tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ई बट्टा ई ए। तो ई कितना, इक्वेटोरियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एनी पॉइंट के लिए कितना, kp साइन थीटा बट्टा आर क्यूब, और ये कितना था 2 kp cos थीटा बट्टा आर क्यूब। तो kp बाई आर क्यूब कैंसिल हो गया, साइन थीटा बट्टा 2 cos थीटा, तो साइन थीटा बट्टा cos थीटा tan थीटा, तो tan थीटा बाई 2 निकल करके आ गया। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो है 2 kp बट्टा आर क्यूब, इक्वेटोरियल पे जो होगा वो kp बट्टा आर क्यूब। अगर इस दोनों को भी डिवाइड करते हैं तो kp बाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो देगा 2, यानी कि एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 टाइम्स है इक्वेटोरियल का। क्लियर? दूसरी बात, ये जो आपने एनी पॉइंट पे एक फॉर्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायपोल के कारण, kp बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। समझिएगा ध्यान से, अगर आप इस फॉर्मूला में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर देते हैं तो cos 0 1 हो जाएगा, और cos 0 1 हो गया तो 3 × 1 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 4 का रूट 2 हो जाएगा। तो ये जो एनी पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट बन जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा 2 kp बट्टा आर क्यूब जो हमने पहले पढ़ा। और अगर आप थीटा के जगह 90 डिग्री पुट कर देते हैं, है ना, 90 डिग्री पुट कर देते हैं, एनी पॉइंट के लिए क्या था, देखो एंगल ऐसे था, अगर 0 करेंगे तो यही एंगल ऐसे हो जाएगा। एंगल को 0 करना है, ये एंगल थीटा है, अभी मान लीजिए कि ये एंगल इस तरीके से अभी थीटा है, इसको 0 करना है तो घटाना पड़ेगा ना, झुकाना पड़ेगा। तो एंगल जैसे 0 करेंगे तो पॉइंट एक्सिस पे आ गया, तो एक्सियल पॉइंट। 90 करेंगे तो पॉइंट परपेंडिकुलर हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो उस कंडीशन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी kp बाई आर क्यूब, यानी कि यहाँ cos 90 पुट करोगे 0, 3 × 0 0, 1 + 0 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो kp बाई आर क्यूब। यानी कि हम लोग एनी पॉइंट वाले फॉर्मूला में भी 0 डिग्री और 90 डिग्री पुट करके उसको भी हम लोग जो है एक्सियल और इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे बाबू, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 kp बाई आर क्यूब, इक्वेटोरियल पॉइंट पे kp बाई आर क्यूब, एनी पॉइंट पे kp बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। और एक्सियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल का 2 टाइम्स होता है। क्लियर? एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में होगा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो होगा दोनों एंटी पैरेलल होगा, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। और यहाँ पर एनी पॉइंट पे tan अल्फा बराबर tan थीटा बाई 2। तो ये तरीका था पूरा, मैंने आपको डिटेल डिस्कशन दिया है, डिटेल डेरिवेशन कर दिया है, एक एक स्टेप को तोड़ करके आपको दिखा दिया है। इक्वेटोरियल पॉइंट और एनी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो हमने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया वो कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेन में और नीट में आ रखे हैं, उसको हम लोग नीट का विजय रथ वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को अपलोड किया जा रहा है। नीट का भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन और जेईई के भी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को अपलोड किया जा रहा है।
क्लियर। तो आप लोग उस वीडियो को देख करके एमसीक्यू जरूर कर ले, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हमारे एफर्ट से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है बाबू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग के डेरिवेशन के साथ, जहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में रिंग को पढ़ेंगे। थैंक यू।